अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान कराने वाले धामी सरकार का महत्वाकांक्षी विधेयक फिलहाल रुक गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी देने के बजाय पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर बयान देते हुए कहा, यह विधायिका प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया, अगर किसी विधेयक में सुधार की आवश्यकता हो तो वह राजभवन द्वारा वापस भेजा जाता है और फिर सरकार उसे सुधार कर पुनः भेजती है। यह पूरी प्रक्रिया संविधान के दायरे में रहती है। देखिए, वो अनेकों बार हम लोग सरकार बहुत सारे विधेयक वहाँ भेजती है और उसमें राजभवन उसका परीक्षण करता है और परीक्षण करने के बाद उसमें कोई सुधार करने होते हैं तो सुधार के लिए वापस आते हैं और सुधार के बाद फिर वापस भेजे जाते हैं। हमको सुधार करके फिर से भेजेंगे वहाँ पर। ऐसी कोई बड़ी अड़चन? विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया, राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा नया कानून लागू किया गया। साथ ही अल्पसंख्यक विकास निधि के माध्यम से विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे। उन्होंने समान नागरिक संहिता के कानून को अल्पसंख्यक बहनों के लिए मददगार बताया। विश्व अल्पसंख्यक दिवस में सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार दोनों मिले, उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब्दुल कलाम योजना से लेकर हुनर योजना तक जो है, उनको आज रोजगार के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर भी हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मेरा भारत, जहां सबके हितों के संरक्षण किया जाता है, आज हमसे, मुझे लगता है, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, एक भारतीय अल्पसंख्यक होने के नाते, मैं पूरे विश्व के और खासकर अपने पड़ोसियों को ये बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, उसके हितों की रक्षा कैसे की जाती है, ये भारत से सीखना चाहिए। ये पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, ये बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जो यहाँ माइनॉरिटी है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी है। और मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में न कोई अल्पसंख्यक हो, न कोई बहुसंख्यक हो, सब वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हों, पूरी दुनिया को सब अपना परिवार समझते। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी रखा गया है। यह प्रतियोगिता 23 दिसंबर से शुरू होगी, जिसमें अब तक 1 लाख से अधिक खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण कर चुके हैं। इस आयोजन में 26 खेलों का समावेश होगा, जो न्याय पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया, विधानसभा स्तर पर विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी और संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के 8 संसदीय क्षेत्र शामिल होंगे। हमारे युवा कल्याण विभाग द्वारा जो प्रतिवर्ष हम लोग लगातार 2017 से लेकर अभी तक में जिस तरीके से खेल को प्रोत्साहित करने में लगे हैं, और जिस प्रकार से 2017 से लेकर 2024 तक में हम लोग खेल महाकुंभ का आयोजन करते आए हैं, और खेल महाकुंभ के आयोजन में लगातार प्रारंभ करने से पहले
पीसी के माध्यम से एक एक बच्चे तक में और जनमानस तक में खेल महाकुंभ के अलग को जागृत करने में जो आपका सहयोग हम लोग अपेक्षा करते हैं, तो आज उसी क्रम में 2025-26 के इस खेल महाकुंभ को अब की बार जो है वो नए नामकरण के साथ में इसको हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब की बार जो ये हमारा खेल महाकुंभ है वो अपने नए नाम मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के साथ में खेल महाकुंभ को परिवर्तित कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 इसकी शुरुआत जो है वो हम लोग 23 दिसंबर से इसकी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान दूरदराज ग्रामीणों और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, पेंशन, आवास और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री ने प्रत्येक समस्या को गंभीरता से सुना और कई मामलों का तत्काल समाधान किया। उन्होंने लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने की बात कही। उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठने लगे हैं जिसमें सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस और सामाजिक संगठनों की सदस्यता का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया था। आदेश का पालन होने के बावजूद प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसको लेकर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को तलब कर सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक होती तो कई बड़े सच सामने आ सकते हैं और यही कारण है आदेश में ढिलाई बरती जा रही है। देखिए, हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासनादेश भी जारी हुआ था। अब वो किस तरीके से जारी हुआ था कि उस पर अमल नहीं हुआ और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति और जो बैंक बैलेंस है उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। का भी देना पड़ेगा। तो ये जो शासनादेश था शायद इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ जितनी सीरियसली होना चाहिए था। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव जो है उनको कि हाईकोर्ट तो सख्त है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन जो सरकार है जो प्रदेश में बैठी है उसका नजरिया, उसका जो रवैया है वो नीलम धारा और राज्य कर्मचारियों का सच सामने आएगा तो इनका सच भी पीछे नहीं रह जाएगा। क्योंकि इनके मुख्यमंत्री गणेश जोशी जी के खिलाफ आपने देखा आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ घोटालों का मामला है, खुद धामी जी को जो है खनन माफिया का कहने का कार्य इनके मुख्यमंत्री और इनके विधायक करते हैं। तो यही वजह है कि पालन नहीं किया जा रहा है हाईकोर्ट के आदेश का। अब हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होगा तो मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय तो जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बनी आशा नौटियाल विपक्ष के निशाने पर है। चुनावी साल में विपक्ष विधायक की घोषणाओं को सार्वजनिक करेगा। पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमारा ध्यान रहेगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आकर कई घोषणाएं की लेकिन अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। इनका जवाब हम सरकार से मांगेंगे। देखिए, काम की अगर बात करें तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और अभी 5 साल से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्य, मेरी विधानसभा का बड़ा दुर्भाग्य कि एक भी प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेरे विधानसभा में नहीं। और जल्दी हम खुलासा करेंगे कि कैसे केदारनाथ के लोगों को चला गया कि गुप्त काशी में नर्सिंग कॉलेज खुलेगा और बाकायदा उसके लिए पैसे भी ट्रेजरी हेड तक जारी किया गया, लेकिन वो नहीं हुआ। तो
मेरा ये कहना है कि विधायक जी के कामों को तो आप सभी देखते हैं कि विधानसभा में उनका प्रदर्शन कैसा है, क्षेत्र में उन्होंने कितने विद्यालय खोले हैं। हमारे यहाँ पर अब तो हम विधायक को नहीं, हम तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि जब पिछले साल केदारनाथ में उपचुनाव हुए तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। हम कह रहे हैं जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारा CSC, 2 CSC के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की इन्होंने घोषणा करी है ऊखीमठ और चोपता में। कहाँ है? देहरादून में वक्फ की संपत्तियों को वेब पोर्टल उम्मीद पर रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। कुछ कारणों से केवल 20% संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया था, जिसके चलते वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से अतिरिक्त समय मांगा था। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया, कुछ लोगों के विरोध के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी हुई। अब गढ़वाल ट्रिब्यूनल को 6 फरवरी और कुमाऊं ट्रिब्यूनल को 15 मार्च तक का समय दिया गया है। साथ ही दिल्ली जाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग से भी निवेदन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड उम्मीद पोर्टल ने जिस तरह से लोगों की उम्मीदों को एक उम्मीद दी थी और ये तय किया गया था कि सब लोग अपनी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराएंगे, लेकिन बदकिस्मती की जो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था उन तमाम संगठनों ने कि कोई भी अपनी संपत्ति को वक्फ पोर्टल पर दर्ज न कराए। लेकिन लगभग 4.5 महीने बीत जाने के बाद उनकी आंख खुली और उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है और उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां दर्ज करानी चाहिए। और फिर हबड़-दबड़ में लास्ट समय पे जो वक्फ संपत्तियां हैं वो दर्ज कराने का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन उस 1-1.25 महीने में कम संपत्तियां दर्ज हो पाई। तो एक बहुत बड़ी संख्या वक्फ के संपत्तियों की वो अधूरी रह गई है जो वक्फ में दर्ज नहीं होती। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय लोग गए थे और वहां से सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली कि वहां समय बढ़ाने के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सब अपने स्टेट ट्रिब्यूनल जाएं और स्टेट ट्रिब्यूनल वहां आपको समय बढ़ाकर देंगे। तो हम लोग भी क्योंकि अलग अलग स्टेट्स का समय बढ़ गया है, तो हम भी अपने वक्फ ट्रिब्यूनल गए था वक्फ बोर्ड, और गढ़वाल के अंदर हमें 6 फरवरी का समय मिला है और कुमाऊं के अंदर 15 मार्च तक का समय मिला है। और अब ये समय हम उम्मीद कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर हम दिल्ली जा रहे हैं और CWC के अंदर माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वहाँ अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा भी जो वक्फ पोर्टल है वो ओपन हो जाए, जिससे लोग जो संपत्तियां रह गई हैं उन्हें दर्ज कर सके। देहरादून में नववर्ष और अन्य त्योहारों को देखते हुए आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस द्वारा नगर और देहात क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। अभियान में सभी क्षेत्रवासियों को स्वयं मौके पर मौजूद रहकर चेकिंग की निगरानी कर रहे। पुलिस की अलग अलग टीमें सीमावर्ती चेक पोस्ट, आंतरिक मार्ग, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थान पर वाहन और व्यक्तियों की जांच की जा रही। इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम की भी सहायता ली जा रही है। ये नववर्ष के दृष्टिगत और साथ ही जो आने वाले हमारे त्यौहार हैं, क्रिसमस है और साथ ही साथ जो अन्य त्यौहार हैं, तो इसके दृष्टिगत देहरादून पुलिस के द्वारा एक सघन चेकिंग अभियान जो है हमारे जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं, अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, तो वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर एक संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन, उनके विरुद्ध एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। इसमें सरप्राइज एलिमेंट रहता है और इसको दिन है, रात्रि है, किसी भी समय इसमें जो है इसको चलाया जाता है। और इसमें जो हमारे कंसर्न CO साहब हैं वो और संबंधित जो SHO SOs हैं और उनके साथ पूरी टीम जो है वो मैं BP जैकेट के हो गए और बाकी जो और वेपन है उनके साथ चेकिंग की जाती है समय समय पर। इसमें जो अगर किसी प्रकार की अगर सूचना प्राप्त होती है तो उसके तहत भी चेकिंग की जाती है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने का खास क्रेज है, जिससे बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। देहरादून SP ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव पर अभियान चलाया जा रहा है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए अतिरिक्त चेकिंग टीम तैनात की जाएंगी।
देहरादून में लगभग एक महीने से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे देहरादून बार एसोसिएशन के वकील अब 22 दिसंबर को घंटाघर का घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि दून पुलिस ने सर्दियों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए धरने प्रदर्शन पर शहर में प्रतिबंध लगा दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन खंडवाल ने यह स्पष्ट किया कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो 22 दिसंबर को घंटाघर घेराव जरूर होगा। अब देखना हो सरकार इस पर आखिर क्या कदम उठाती है। देखिए, शासन प्रशासन या सरकार जीरो जोन घोषित करे, पर्यटन सीजन को देखते हुए करे, जैसे मर्जी करे, पर हमारी पीड़ा को कौन समझेगा? हमारी पीड़ा को न शासन समझ रहा, न प्रशासन समझ रहा, न हमारे सरकार समझ रही है। तो जीरो जोन तब होगा कि भैया अगर हमें कहीं घूमने जाना पड़े, हमें तो 1-1.25 महीना हो गया हड़ताल पे बैठे हो, हम पे तो एक पैसा नहीं है, हम कहाँ घूमने जाए? तो हम पे तो घंटाघर के अलावा कोई घूमने की जगह भी नहीं बचती। हम वहीं पे बैठे रहेंगे सुबह शाम तक, देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। न हम शासन को देख के डरेंगे, न पुलिस प्रशासन को देख के डरेंगे, न हम सरकार को देख के डरेंगे। ये तो हमने अगर एक निर्णय ले लिया है तो इस निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार अगर हमारी बात मान ले और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ जाएं तो उनका स्वागत है। भव्य यात्रा निकलेगी, तिरंगा यात्रा निकलेगी और उनके जिंदाबाद के नारे लगेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो घंटाघर के अलावा हम पे कोई और वो नहीं है। और फिर तब भी नहीं मानेगी तो फिर ये प्रदर्शन उग्र भी होगा। और क्योंकि ये संसद में भी ये बात उठा चुके हैं हमारे चंद्रशेखर जी जो सांसद हैं, संसद में भी ये बात उठ चुकी है। आज अधिवक्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है और वादकारियों के लिए क्या सरकार कर रही है, क्या न्यायपालिका कर रही है? अगर सरकार भी दोषी है तो हमारी न्यायपालिका भी उतनी दोषी है इस मामले में कि उन्होंने वादकारियों के लिए क्या सुविधाएं उत्पन्न करी। क्योंकि वादकारी न हो तो फिर तो जजों की भी जरूरत नहीं है, और वादकारी न हो तो फिर तो वकीलों की भी जरूरत नहीं है। फिर किसके लिए वकील और किसके लिए जज? तो किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है। और हम अधिवक्ता समाज का उत्पीड़न हो रहा है, इस तरीके से हमारे बर्दाश्त नहीं होगा इन चीजों को। देहरादून नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम आयुक्त महोदया के निर्देश के तहत नगर निगम की भूमि अनुभाग टीमों ने शहर भर में अवैध फुटपाथ, बोर्ड, ठेली और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया, यह अभियान रेजिडेंशियल और बाजार क्षेत्र में चलाया जा रहा। कई जगह पर इस कार्रवाई का विरोध हो रहा, जिसके चलते पुलिस बल के साथ मिलकर यह अभियान चलाया जा रहा। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहां पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है। अतिक्रमण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। अगर किसी का जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का अभियान और तेज हो चला है। यूपी सिंचाई विभाग के भूमि पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ आज सुबह से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, धामी सरकार के निर्देश पर जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे किसी भी हाल में नहीं रहने दिए जाएंगे। मौके पर मौजूद उप जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया, अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर चलाया जाता है, जिस तरह से चेताया, लेकिन चेतावनी के बावजूद कब्जा न हटाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने 2 टूक कहा, हरिद्वार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर का प्रयोग किया और लगभग 1.5 किलोमीटर का अतिक्रमण बुलडोजर की सहायता से हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा ताकि कोई घटना ना हो। मयूर दीक्षित जो कि हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में अवैध अतिक्रमण
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई यानी बुलडोजर की कार्रवाई जो इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ जारी रहेगी। हरिद्वार से एनबी के लिए अकील अहमद। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB।